जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हमारे पास है यूपी बोर्ड क्लास 12th के हिंदी का मॉडल पेपर और ये पेपर आप लोगों की बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप इस पेपर को पूरा देखिएगा और सॉल्व करने का भी प्रयास जरूर कीजिएगा। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है हमारा, कल्पलता निबंध संग्रह के लेखक हैं। यानी कि कल्पलता किसकी रचना है। इसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, गुलाब राय और वासुदेव शरण अग्रवाल। तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ये वाला ऑप्शन आपका सही है। अगला हमारा क्वेश्चन है, निम्न में वासुदेव शरण अग्रवाल का निबंध संग्रह है। विचार प्रवाह, प्रस्तुत प्रश्न, पृथ्वी पुत्र, तब की बात और थी। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, लेकिन हमारा राइट आंसर है पृथ्वी पुत्र। इन्होंने बहुत थोड़े से निबंध लिखे, लेकिन जो भी निबंध लिखे प्रसिद्ध निबंध लिखे। अगला क्वेश्चन है, ब्राह्मण पत्र के संपादक कौन हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, राइट ऑप्शन आपका है प्रताप नारायण मिश्र का। अगला क्वेश्चन है हमारा, वासुदेव शरण अग्रवाल को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला है। आपको बताना है कि इनको जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला वो किस कृति पर मिला। अगर आपको पता है आप कमेंट करके बता सकते हैं, नहीं पता है तो इसका राइट आंसर देख लीजिए। राइट आंसर है जायसीकृत पद्मावत की संजीवनी व्याख्या पर। पद्मावत की इन्होंने व्याख्या की थी जिस पर इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला। अगला क्वेश्चन है, सूर साहित्य आलोचनात्मक कृति किसकी है। सभी को पता है हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ये बहुत ही फेमस कृति है इनकी, सूर साहित्य। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से मैथिली शरण गुप्त की रचना नहीं है। कौन सी नहीं है। तो राइट आंसर है सिद्धराज, इनकी रचना नहीं है। कामायनी महाकाव्य में सर्गों की संख्या ये होती है 15 होती है। इसको आप बीए में आएंगे तो आप पढ़ेंगे इसको, बीए में अगर आपका हिंदी सब्जेक्ट रहेगा तो कामायनी आप पूरा पढ़ेंगे। फिर पारिजात किस कवि के गीतों का संकलन है। तो पारिजात है, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, सुमित्रानंद पंत और महादेवी वर्मा, मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध। तो राइट आंसर हरिऔध हो जाएगा, इनका है पारिजात। ब्रज भाषा में लिखित रचना है। ब्रज भाषा में प्रिय प्रवास को लिखा गया है क्योंकि इसमें मीरा और श्री कृष्ण की बातें की गई हैं। तो प्रिय प्रवास किसका हो जाएगा, ब्रज भाषा का काव्य हो जाएगा। मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित अनुदित रचना है चंद्रहास, या इसको चरणहास भी बोलते हैं, जो भी इसमें प्रोनाउंसिएशन हो। ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अभी तक हमने देखा केवल 10 नंबर, 5 नंबर गद्य के और 5 नंबर पद्य के। अभी अगला क्वेश्चन हमारा 10 नंबर का तीसरा अकेले ही है। इसमें एक आपको गद्यांश दिया रहेगा। गद्यांश पढ़कर आपको बताना है कि ये गद्यांश किस चैप्टर से लिया गया है, यानी कि उसका संदर्भ पहले आपको बताना पड़ेगा। जैसे ये वाला है, इसमें आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें पूछे गए हैं 4 क्वेश्चन। पहले आपको गद्यांश के पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना है, फिर रेखांकित अंश की व्याख्या करनी है, और इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर आपको इसी में मिल जाएंगे। इसमें ज़्यादा ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। केवल आपको गद्यांश सॉल्व करने के लिए एक चीज़ पता रहना चाहिए, और वो है संदर्भ, यानी कि पाठ का नाम और लेखक का नाम। 2 चीज़ें आपको पता हैं तो आप गद्यांश आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगला पद्यांश है। पद्यांश हमारा क्या है ये देखते हैं। ये है, दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। 10 नंबर का ये भी है, ध्यान रहे। 5 नंबर का पहला दूसरा था, 10 नंबर हो गया। तीसरा 10 नंबर का था, 20 नंबर हो गया। चौथा क्वेश्चन 10 नंबर का है, यानी कि 30 नंबर आपके हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ये क्या है हमारा 30वां नंबर है ये। इसमें 2 आपको दिए गए हैं कविताएं, जिसमें कि अगर आप इसको नीचे थोड़ा सा पढ़ेंगे तो ये आपको समझ में आ जाएगा। माता ना कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहें सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। तो ये इसको कैकेयी जी बोल रही हैं भरी सभा में। तो ये है कैकेयी अनुताप का, और इसके लेखक हैं मैथिली शरण गुप्त जी। आपका संदर्भ हो गया, यहाँ से देखेंगे संदर्भ हो गया। और इन तीनों को जो 4 क्वेश्चन दिए गए हैं, इसको आप इसी क्वेश्चन में इसका आंसर मिल जाएगा। ढूंढेंगे आसानी से, सभी आंसर आपको इसमें मिल जाएंगे। नहीं मिलते हैं बना कर लिख दीजिएगा, पूरा काम आपका चल जाएगा। पहला याद रहना चाहिए पाठ का नाम और लेखक का नाम या कवि का नाम। अगला 5वां क्वेश्चन देखेंगे। 5वां क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किसी एक लेखक किसी एक कवि के साहित्यिक परिचय को लिखिए, देते हुए उनके प्रमुख रचनाओं को लिखिए। यानी कि इसमें क्या करना है आपको, पहले 3, इसमें आपको 3 ऑप्शन मिलेंगे।
बोर्ड परीक्षा जो आपकी रहेगी उसमें भी आपको 3 ही ऑप्शन मिलेंगे। इसमें आपका रहेगा 5 का रहेगा, 5 का खा रहेगा। तो का में 3 ऑप्शन रहेंगे, जो कि यहाँ पर 3 ऑप्शन दिए गए हैं, तीनों ही इंपॉर्टेंट हैं। इन तीनों में आपको किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। सामान्य हिंदी में साहित्यिक परिचय और रचना लिखने के लिए आता है, तो आपको इसमें किसी एक का साहित्यिक परिचय लिखना है। और आपको 5 के खा वाले में यानी बा वाले में भी 3 ऑप्शन रहेंगे। इन तीनों में से किसी एक का साहित्यिक परिचय और रचना आपको लिखना है। सामान्य हिंदी में जीवन परिचय नहीं आता है, साहित्यिक परिचय लिखने के लिए आता है, ये आप ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से आप इसमें किसी एक का साहित्यिक परिचय लिख देंगे, इसमें किसी एक का साहित्यिक परिचय लिख देंगे, आपका काम डन है, काम हो जाएगा। फिर बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए, जो कि सभी को आता है। स्वपठित खंडकाव्य के आधार पर खंडकाव्य के प्रमुख चरित्र चित्रण कीजिए। इसमें थोड़ा बड़ा क्वेश्चन पूछा जाएगा। कोई भी विद्यालय इस क्वेश्चन को पेपर में लंबा प्रिंट नहीं करता है, क्योंकि 1 पेज का प्रिंट होकर आता है बोर्ड में। तो जो भी आपका खंडकाव्य आपको पढ़ाया जा रहा है आपके ज़िले में, चरित्र चित्रण, नायक का, नायिका का, और जितने भी अंक हैं उन अंक की व्याख्या या सर्ग की व्याख्या, आप ये चीज़ें आप तैयार करके जाइएगा। प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय सर्ग, सभी की आप व्याख्या तैयार करके जाइएगा। आगे बढ़ेंगे। दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में लिखिए और अनुवाद भी कीजिए। 2 नंबर संदर्भ लिखने के मिलते हैं, 5 नंबर हिंदी अनुवाद के मिलते हैं। तो संदर्भ में आप क्या लिखेंगे? संस्कृत भाषा या महत्वम का है, पाठ का नाम रहता है, लेखक का नाम रहता नहीं है, तो पाठ का नाम संस्कृत भाषा या महत्वम। आप इसका हिंदी अनुवाद करेंगे जो कि 5 नंबर का है। तो संस्कृत साहित्य के कवि आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, अन्य भास, भारवी, भवभूति आदि महाकवि अपने ग्रंथ रचना से आज भी पाठकों के हृदय में विराजित हैं। एक बार फिर से देखते हैं। संस्कृत के आदि कवि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, कवि कुलगुरु कालिदास, भास, भारवी, भवभूति आदि कवि अपने ग्रंथों के माध्यम से आज भी पाठकों के हृदय में विराजमान है। इतना लिख देंगे, आपका काम चल जाएगा। आगे बढ़ेंगे। आगे आपको एक ऐसे ही श्लोक दिया जाएगा जिसका आपको अर्थ लिखना है। ये है सुभाषित रत्नानी का है और ये है आपका जातक कथा का। इसको आप दोनों को ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ेंगे। एक चीज़ ध्यान रहे, जितने भी क्वेश्चन हैं बोर्ड में लगभग सारे क्वेश्चन इसी क्वेश्चन नंबर पर पूछे जाते हैं, इसी सीक्वेंस में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में पूछ रहा है लोकोक्ति और मुहावरा, तो आपके बोर्ड परीक्षा में भी हिंदी में क्वेश्चन नंबर 9 पर ही लोकोक्ति और मुहावरा आएगा। 10 पर ही आपका संधि आएगा, ये आप ध्यान में रखिएगा। हवा में पेपर को बिल्कुल भी नहीं लेना है, ध्यान रखना है। जिस तरह से जिस नंबर पर यहाँ पर जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आ रहा है, जहाँ पर कहानी आ रही है, जहाँ पर खंडकाव्य आ रहा है, जहाँ पर संस्कृत गद्यांश पद्यांश आ रहा है, सेम टू सेम सारी चीज़ें यही रहेंगी। और मैं लिख कर दे सकता हूँ कि आपसे यहाँ पर संस्कृत भाषा या महत्वम और यहाँ पर सुभाषित रत्नानी का एक न एक श्लोक आएगा। और इन तीनों 6 में से कम एक साहित्यिक परिचय आएगा, जाकर आप पेपर में मिला लीजिएगा, ये गारंटी है एकदम। फिर अंधों में काना राजा, तो मूर्खों में कम मूर्ख विद्वान माना जाता है। इसका अर्थ हो गया अधगल जल गगरी छरकत जाए, तो कम जिसके पास जो गुण कम होता है वो उसको और दिखाता है। अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना, चोर की दाढ़ी में तिनका, यानी कि चोर डरता है, जो चोरी किया है वो डर रहा है, ऐसा कुछ आप लिखेंगे। इसको लिख देंगे अपने पैरों पर खड़ा होना, स्वावलंबी होना। बहुत छोटा है, 2 नंबर पूरे मिल जाएंगे। अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग करना है। फिर सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। सूर्योदय का हो जाएगा सूर्य धन उदया, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। उभावपि पर हो जाएगा उभव धन अपि, ये ऑप्शन सही हो जाएगा, सा वाला। विष्णवे का हो जाएगा विष्णु धन ए, ये भी सा वाला हो जाएगा। नामनी का हो जाएगा आपका ये वाला चतुर्थी एक वचन, हाँ चतुर्थी नहीं, प्रथमा एक वचन होता है, नामनी प्रथमा एक वचन होता है, तो ये हो जाए, प्रथमा द्विवचन होता है, ये हो जाएगा। ठीक है, इस पर टिक कर देते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं, ये हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे थोड़ा सा। आत्माभ्याम है, इसमें ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रणय परिणय है, तो इसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर सर में ये वाला ऑप्शन इसमें सही है। आगे अंबर में, इसमें इन दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, तो कोई भी ऑप्शन नहीं बता रहे हैं, आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं।
फिर इसमें हो जाएगा आपका कर्म साथ देने वाला किरण, किरण जो है इस वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अभी अभी स्नान किया हुआ है तो सद्य स्नाना होता है, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। किए गए उपकार को ना मानने वाला तो कृतघ्न होता है, कृतज्ञ नहीं होता है, कृतघ्न होता है। कृतज्ञ तो मानने वाला होता है, कृतघ्न होता है ना मानने वाला। मैदान में 2 गाय और 4 बकरी चर रही हैं। चलिए ये तो ठीक ठाक लग रहा है, ये आसान है। उसे मृत्यु की सजा दी गई, दंड नहीं होगा, मृत्यु की सजा दी गई। गौतम की पत्नी का नाम अहिल्या था, गौतम की पत्नी का नाम। आप अनाधिकार चेष्टा कर रहे हैं। मैदान में 2 गायें और दो गायें होगी यहाँ पर। मैदान में 2 गायें और 4 बकरियाँ चर रही हैं, 2 गायें और 4 बकरियाँ चर रही हैं। 2 को शुद्ध करना है, ये वाला आप दोनों शुद्ध कर दीजिएगा। फिर सिंपल सा कुछ नहीं है, रस छंद अलंकार पूछा जाता है और अंत में आकर के एक आपको निबंध दिया जाता है और एक एप्लीकेशन दिया जाता है। इन सभी क्वेश्चन को आपको करना होता है। सभी क्वेश्चंस के सीक्वेंस आप जरूर तैयार कीजिएगा, किस क्वेश्चन नंबर पर कौन सा क्वेश्चन आ रहा है, किस टाइप से आ रहा है। जैसे कि अगर आपको तैयार रहेगा कि एक रस छंद अलंकार पूछा जाएगा, आपको एप्लीकेशन या फिर लेटर लिखने को आना है, तो आप तैयार के ही रहेंगे कि मुझको एप्लीकेशन भी लिखना है, मुझको लेटर भी लिखना है। तो इन सभी चीज़ों को आप तैयार कीजिएगा। सीक्वेंस वाइज क्वेश्चन देखेंगे, आपको टॉपिक मिल जाएगा क्या क्या आपको पेपर में तैयार करना है। यही था इस वीडियो में। कैसे लगी वीडियो आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं फिलहाल ऐसे ही किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।